एक्चुएटर वहाँ पर भी यूज कर रहे थे हम लोग। मीन्स ऊर्जा को गति में परिवर्तित करने के लिए हमेशा हम एक्चुएटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जान लीजिए कि जो भी प्रोसेसर से हमको प्राप्त इस सिग्नल मिल रहा है वो आउटपुट चैनल पर एक छोटे छोटे पल्स के रूप में प्राप्त होता है। मतलब संकेत जो मिलेगा वो हमको पल्स के रूप में होगा। तो मतलब यहाँ पे संकेत जो हमको मिल रहा है इंडिकेशन वो पल्स के रूप में होगा, और इन पल्स को हम इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर द्वारा और बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर पल्स घट रही है तो उसको हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक। और ये एक्चुएटर कहलाता है। एक्चुएटर मीन्स ऊर्जा को गति में परिवर्तित करने का साधन एक्चुएटर। फिर है कंट्रोल पैनल। इसकी सहायता से हम मशीन की क्रियाओं में हस्तक्षेप कर सकते हैं। मतलब इसकी सहायता से कंट्रोल पैनल, भाई कंट्रोल पैनल अगर नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल पैनल ही हर चीज़ को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, चाहे वो पार्ट प्रोग्रामिंग हो, चाहे मशीन कंट्रोल यूनिट हो, चाहे वो मशीन टूल हो। तो कंट्रोल पैनल का होना अति आवश्यक है। इसकी सहायता से हम मशीन की क्रियाओं में हस्तक्षेप कर सकते हैं। मशीन चाहे वो मशीन कंट्रोल यूनिट हो, चाहे वो मशीन टूल हो, अगर कंट्रोल पैनल सही प्रकार से नहीं कार्य करेगा तो सारी क्रियाएं हमारी मशीन की वहीं पर स्टॉप हो जाएंगी या हैंग हो जाएंगी। तो कंट्रोल पैनल का महत्वपूर्ण योगदान इसमें भी है। फिर हम आते हैं फीडबैक कंट्रोल पर। देखिए इस यूनिट की सहायता से मशीन के वास्तविक कार्य का पता चलता है। वास्तविक कार्य मतलब मशीन क्या कार्य कर रही है वास्तविक में, वास्तविकता उस मशीन की क्या है। मीन्स इस यूनिट की सहायता से मशीन के वास्तविक कार्य, मशीन को जो कार्य मिला है वो उसका कार्य किस प्रकार चल रहा है, उसको कैसा आउटपुट देना है, ये सब फीडबैक कंट्रोल हमको। फीडबैक का मतलब होता है इनपुट करने के बाद हमें जो उसका फीडबैक मिला। फीडबैक मीन्स रिजल्ट। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं रिजल्ट कंट्रोल भी कह सकते हैं। वास्तविक कार्य का पता, आपको हम कोई कार्य दिए और हम उससे पूछेंगे कि भाई इसका फीडबैक क्या है। मीन्स हमने आपको कार्य दिया पढ़ने का, क्या आपने उस चैप्टर को पढ़ा। तो ये जो आप अगर बता देंगे हाँ सर मैंने चैप्टर को पढ़ा, मुझे समझ में आया, तो ये क्या है, ये आपके वास्तविक कार्य आपको दिया गया पढ़ने के लिए और फीडबैक आया कि आपने पढ़ लिया, तो इसे कहते हैं फीडबैक कंट्रोल। उसी प्रकार हम अपने पार्ट प्रोग्रामिंग में भी जो भी वास्तविक कार्य देते हैं करने के लिए प्रोसेस में, उसका आखिरी में फीडबैक निकालते हैं कि जो प्रोग्रामिंग मैंने दी उससे उसका उत्पादन सही प्रकार से हुआ कि नहीं हुआ। अब दूसरे पार्ट में हम आते हैं बेटा। तो ये हमारे 6 मशीन कंट्रोल यूनिट के सारे पार्ट्स पूरे हो गए। रीडर यूनिट, डाटा बफर, प्रोसेसर, आउटपुट एक्चुएटर और कंट्रोल पैनल और फीडबैक उपकरण। रीडर यूनिट हम लोग जान रहे हैं कि प्रोग्राम को पढ़ने के लिए हमेशा एक रीडर यूनिट का प्रयोग किया जाता है, और ये 3 प्रकार के होते हैं, कार्ड रीडर, फिर पंच टेप रीडर और मैग्नेटिक टेप रीडर। डाटा बफर हम लोग समझ गए कि सारी सूचनाओं को या ब्लॉक्स को पढ़ने के बाद, पंच टेप पर पढ़ने के बाद एक छोटे से ब्लॉक में सबको स्टोर कर दिया जाता है। अस्थायी मेमोरी स्टोरेज जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसी अस्थायी मेमोरी को हम लोग बफर कहते हैं। जहाँ पर डाटा स्टोर होगा उसे हम लोग कहते हैं बफर। प्रोसेसर जो मतलब कि उसकी गति को नियंत्रित करता है, आगे की ओर पहुँचाता है। आउटपुट चैनल तथा एक्चुएटर। आउटपुट चैनल हम लोग जान रहे हैं कि जो भी आपका प्रोसेस रहेगा वो सही गति से चलना चाहिए, उसमें किसी प्रकार कोई त्रुटि नहीं आनी चाहिए। कंट्रोल पैनल मतलब सारे मशीन को नियंत्रित करने के लिए जो यूज़ किया जाए कंट्रोल पैनल। फीडबैक उपकरण मतलब जो वास्तविक में कार्य उस मशीन को दिया गया, लास्ट में उसका क्या हमको फीडबैक मिला, उसे हम लोग कहते हैं फीडबैक उपकरण। फिर आगे हम लोग चलते हैं बेटा पार्ट प्रोग्राम, जो कि बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह चरणबद्ध किए हुए निर्देश सेट होते हैं। चरणबद्ध मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मीन्स इनको हम सेट के रूप में यूज, चरणबद्ध मतलब स्टेप वाइज या सेट हम कह सकते हैं। यह चरणबद्ध किए हुए निर्देश सेट होते हैं जो मशीनों को कार्य करने के लिए निर्देशित करता है। अगर हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं और उनका स्टेप वाइज सीक्वेंस नहीं बनाएंगे, उनके इंस्ट्रक्शंस को नहीं बनाएंगे, तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी चीज़ है। तो पार्ट प्रोग्राम वही होता है कि ये एक स्टेप वाइज या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो किसी भी मशीन को कार्य करने के लिए क्रियान्वित करते हैं। मशीन को अगर कार्य करना है और हम उसको ऐसे ही नहीं कह सकते कि मशीन कार्य करेगी, उसके लिए भी एक दिशा निर्देश हमको निर्धारित करना पड़ता है कि मशीन में ये प्रोग्राम पड़ेगा, इस मशीन में इस प्रोग्राम के बाद तीसरा प्रोग्राम पड़ेगा, फिर चौथा पड़ेगा, फिर पाँचवा। इस प्रकार प्रोग्रामों का एक पूरा सेट बन जाता है और इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम चरणबद्ध निर्देश सेट। तो चरणबद्ध निर्देश सेट मतलब अगर चरणबद्ध तरीके से उनको निर्धारित कर देंगे तब वो उसी अनुसार वो कार्य करेंगे, और ये कार्य करने के लिए हमेशा पार्ट प्रोग्राम की आवश्यकता हमको पड़ेगी। अगर पार्ट प्रोग्राम नहीं बनेगा तो मशीन जो पार्ट प्रोग्रामिंग की क्रिया वो नहीं हो पाएगी और मशीन टूल को किसी प्रकार का निर्देश नहीं मिल पाएगा कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। फिर है मशीन टूल। यह एनसी का आखिरी अवयव होता है। एनसी का यह नियंत्रित करने वाला अवयव होता है। मीन्स यह एनसी का यह आखिरी अवयव है। आखिरी अवयव का हम लोग पढ़ चुके, मशीन कंट्रोल यूनिट भी पढ़ चुके,
जो कि सारे डाटा को पढ़ने का कार्य करता है, स्टोर करने का कार्य करता है, संचालित करने का कार्य करता है। और दूसरा भी हम लोग पढ़े थे पार्ट प्रोग्राम अगर नहीं होगा तो मशीन कंट्रोल यूनिट का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। अगर पार्ट प्रोग्राम नहीं बनेगा तो मशीन कंट्रोल यूनिट किसी भी प्रकार के डाटा को स्टोर नहीं कर पाएगा, उनकी क्रियाओं का संचालन नहीं कर पाएगा, उनको और प्रोसेसर को गति प्रदान नहीं कर पाएगा। तो ये आखिरी अवयव मेरा है मशीन टूल। अगर मशीन टूल नहीं होगा तो ऊपर के हमारे मशीन कंट्रोल यूनिट और पार्ट प्रोग्राम व्यर्थ हो जाएंगे। तो मशीन टूल में ही उन दोनों चीज़ों का प्रयोग, उन दोनों चीज़ों से प्राप्त डाटा को हम भेजते हैं। मीन्स यह एनसी का आखिरी अवयव इसीलिए होता है क्योंकि मशीन टूल के बाद सीधे उत्पादन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो एनसी का यह नियंत्रित करने वाला अवयव होता है। इसकी सहायता से टर्निंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, वेल्डिंग किया जाता है। तो मशीन टूल अगर नहीं होगा तो हम पार्ट प्रोग्राम और मशीन कंट्रोल यूनिट की संकल्पना नहीं कर सकते हैं। एकदम क्लियर बात। तो हम ये कह सकते हैं कि मशीन कंट्रोल यूनिट, मशीन टूल और पार्ट प्रोग्राम, इन तीनों में अगर एक भी चीज़ें अगर हटती हैं, एक भी चीज़ों की अगर रुकावट होती है तो इस पूरे सीएनसी मशीन में समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जो कि पिछले चैप्टर में आप सब लोग पढ़ चुके हैं। अगला बेटा प्रोसेस है एनसी प्रोसेस, चैप्टर 4 का पेज नंबर 6। एनसी, अब हम ये पढ़ते हैं कि एनसी का प्रोसेस किस प्रकार चलता है। न्यूमेरिक कंट्रोल प्रोसेस, सबसे पहले आता है बेटा प्रोसेस प्लानिंग। प्रोसेस, जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा प्रोसेस को प्लान करते हैं। अगर हम प्रोसेस को प्लान नहीं करेंगे तो हम कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से सबसे पहली चीज़ हम आते हैं प्रक्रम आयोजन पर, प्रोसेस प्लान। किसी चीज़ को करना है तो हम पहले उसकी प्लानिंग करेंगे और प्रोसेस में करेंगे। मीन्स उसका प्रक्रम क्या है, 1 प्रक्रम, 2 प्रक्रम, 3 प्रक्रम, 4 प्रक्रम, फिर उस प्रक्रम की भी प्लानिंग करेंगे। तो ऑपरेशन नियत किया जाता है। ऑपरेशन नियत का मतलब यहाँ पे ऑपरेशन फिक्स किया जाता है। रूट शीट का मतलब होता है रास्ता, मतलब उनका रास्ता तैयार किया जाएगा कि इस प्रोसेस के बाद ये प्रोसेस, इस प्रोसेस के बाद ये प्रोसेस, इस प्रोसेस के बाद ये प्रोसेस। तो उनका एक रास्ता जब खाका तैयार हो जाएगा उस प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इस प्रोसेस प्लानिंग के अंतर्गत ये दो चीज़ें आती हैं। ऑपरेशन नियत किया जाता है, कांस्टेंट किया जाएगा, और रूट शीट तैयार की जाएगी। मतलब उसका एक प्लान तैयार किया जाएगा, रूट प्लान, कि हमको इस रास्ते चलकर यहाँ तक पहुँचना है। जैसे अगर आपको कॉलेज के गेट से बुद्धा पॉलिटेक्निक के अंदर क्लास तक जाना है तो इसकी रूट शीट है कि आप सीधे रास्ते आएंगे, वहाँ से टर्न होंगे, फिर आप मेन गेट पर जाएंगे, फिर अंदर क्लास में जाएंगे। तो उसकी एक रूट शीट आपके क्लास तक जाने की, उसी प्रकार हम के प्लान करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए रूट शीट तैयार करते हैं। फिर है पार्ट प्रोग्रामिंग। यहाँ पे लिखा है प्रोग्रामर की सहायता से पार्ट प्रोग्राम तैयार किया जाता है। देखिए, अगर प्रोग्रामर नहीं होगा तो पार्ट प्रोग्रामिंग हम तैयार नहीं कर पाएंगे। तो प्रोग्रामर उसको कहते हैं जो प्रोग्राम को तैयार करता है, और पार्ट प्रोग्रामिंग तैयार करने वाला जो प्रोग्रामर रहेगा वही पार्ट प्रोग्रामिंग भी तैयार करेगा। तो प्रोग्रामर की सहायता से पार्ट प्रोग्राम तैयार किया जाता है। 2 प्रकार से पार्ट प्रोग्रामिंग की जाती है। ये बड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि प्रोग्रामिंग कितने प्रकार की होती है। तो आप सीधे लिखेंगे पार्ट प्रोग्रामिंग 2 प्रकार से की जाती है, मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। तो आप देखिए, पार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर 2 चीज़ें आ गई कि प्रोग्रामर जो प्रोग्राम को बनाएगा, प्रोग्राम को बनाएगा, और उसकी सहायता से पार्ट प्रोग्रामिंग तैयार की जाएगी। तो प्रोग्रामर की सहायता से पार्ट प्रोग्राम तैयार किया जाता है। पार्ट प्रोग्राम 2 प्रकार से होता है, मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। फिर है टेप की तैयारी, मीन्स टेप प्रिपरेशन। टेप प्रिपरेशन का मतलब हम समझ रहे हैं कि जो भी डाटा पार्ट प्रोग्राम बना, अब टेप के अंदर उसको संग्रहित किया जाएगा। वह टेप उस डाटा को या उस प्रोग्राम को पढ़ के आगे की ओर संचालित करेगा। जो कि आगे की ओर संचालित करेगा तो वो सीधे मशीन टूल पर करेगा। तो टेप की तैयारी का मतलब यहाँ पर सीधे तौर पर हो गया टेप रीडर से, चाहे वो पंच टेप रीडर हो, मैग्नेटिक टेप रीडर हो या कार्ड रीडर हो। तो टेप की तैयारी का मतलब टेप प्रिपरेशन मीन्स टेप को हम तैयार कर दिए इस ऊपर से आने वाले पार्ट प्रोग्राम को पढ़ने के लिए, और जब ये ऊपर पढ़ लेगा तो आगे की ओर अग्रसर करेगा मशीन टूल को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। फिर अगला है उत्पादन। उत्पादन तब होगा जब मेरा मशीन टूल एक्टिव होगा। अगर मैं टेप की तैयारी के बाद यहाँ प्रोसेस खत्म कर दूंगा तो मेरा उत्पादन होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम ये दिखा सकते हैं कि टेप की तैयारी के बाद हम मशीन टूल का प्रयोग करेंगे। मशीन टूल उत्पादन की प्रक्रिया के लिए यूज होगा। मशीन द्वारा पार्ट प्रोग्राम के निर्देशों की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। मशीन द्वारा यहाँ मतलब होता है मशीन टूल द्वारा पार्ट प्रोग्राम के निर्देशों की सहायता से उत्पादन किया जाता है। उत्पादन कब होगा? जब मशीन टूल ऊपर से आ रहे निर्देशों का तात्पर्य है कि ऊपर से आ रहे प्रोग्राम को
पढ़ेगा, उनके निर्देशों को समझेगा और फिर उसके बाद उत्पादन की क्रिया को संचालित करेगा। तो सिंपल तौर पर समझ लीजिए कि मशीन कंट्रोल यूनिट में टेप रीडर सारे डाटा को पढ़ने का, संग्रहित करने का, संचालित करने का कार्य करता है, लेकिन वो जो डाटा को संचालित करेगा, संग्रहित करेगा या पढ़ेगा वो होता है पाठ प्रोग्राम। तो पाठ प्रोग्राम जब गया हमारा टेप रीडर में, वो उसको पढ़ेगा, समझेगा, आगे की ओर भेजेगा। तो टेप रीडर लगा है मशीन कंट्रोल यूनिट में और मशीन कंट्रोल यूनिट फिर डाटा भेजेगी मशीन टूल में और मशीन टूल उस डाटा से फिर उत्पादन की क्रिया को संचालित करेगा। तो इन तीनों का चूड़ हमेशा बेटा रहेगा। अगर इन तीनों में से किसी भी चीज़ की कमी होगी तो आपका सीएनसी का प्रोडक्शन वहीं पर रुक जाएगा। तो एनसी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी, इसको देख लीजिए कि प्रक्रम आयोजन, फिर पाठ प्रोग्रामिंग, फिर टेप की तैयारी, फिर उत्पादन। तो उत्पादन तभी हो पाएगा जब मशीन द्वारा पाठ प्रोग्राम के निर्देशों को सही प्रकार से पढ़ा जाएगा और तब जाके उसका उत्पादन किया जाएगा। अब हम आगे चढ़ते हैं बेटा, एनसी के विभिन्न निर्देशांक तंत्र, ये भी एग्जाम में आता है, मतलब कि कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ अ एनसी सिस्टम। पहला है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा है इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीसरा है फिक्स्ड जीरो एंड फ्लोटिंग पॉइंट जीरो कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पर हम निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर एनसी सिस्टम को वर्गीकृत कर रहे हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें देखिए, इसमें सभी स्थितियां एक नियत बिंदु से प्रारंभ होती हैं। सभी स्थितियों का मतलब यहाँ पर हो गया कि ये एक नियत बिंदु से प्रारंभ हो रही हैं, इस पॉइंट से सारी स्थितियां प्रारंभ हो रही हैं। इसमें प्रारंभ या शून्य बिंदु की स्थिति मशीन टूल टेबल के अंदर ही होती है। ये मशीन टूल टेबल है और इसमें जितनी भी स्थितियां बनेंगी ये सब इसके अंदर ही रहेंगी, कोई बाहर नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक्सिस दिखाई दे रहा है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। यहाँ पर हम एक बिंदु पर उसको फिक्स कर दिए और यहीं से हर चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अगर 3 प्रकार के ड्रिल कर दिए, 1 2 3, और ये ड्रिल किसके अंदर है, मशीन टूल टेबल के अंदर हम रखे हैं। मशीन टूल टेबल के अंदर ही इसकी सारी प्रक्रिया को करेंगे। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। मींस मशीन टूल टेबल के अंदर ही सारी प्रक्रियाएं होंगी और एक नियत बिंदु से नियत बिंदु यहाँ पर है, आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 20, फिर यहाँ 70, यहाँ 110, और सब मशीन टूल टेबल यहाँ से यहाँ तक रखा गया है। इसी के अंदर सारी चीज़ें यहाँ पर नियत रहेंगी। इस वाले को कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर है इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है बढ़ना, मतलब बढ़ भी सकता है। देखिए, इस तंत्र में प्रारंभ बिंदु को सदैव प्रोसीडिंग बिंदु के सापेक्ष स्थापित किया जाता है। प्रारंभ बिंदु मीन्स आपका जो मूल बिंदु जहां से स्टार्ट हो रहा है, सदैव प्रोसीडिंग मीन्स आगे बढ़ने वाला बिंदु। तो 2 पॉइंट हो गया, प्रारंभ बिंदु में जहां से स्टार्टिंग पॉइंट, और प्रोसीडिंग में जहां पर वो बढ़ने की क्रिया उसमें संचालित हो रही है। इस तंत्र की मुख्य हानि यह है कि त्रुटि की कमियों को तुरंत दूर नहीं किया जा सकता। भाई अगर वो बढ़ता रहेगा तो त्रुटि की कमियों को हम दूर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक एक्स एक्सिस पर रखा गया है, एक वाई एक्सिस पर रखा गया है, यहाँ पर भी 3 होल रखे गए हैं आपके। तो यहाँ पर एक बिंदु पर मूल बिंदु से स्थापित किया गया और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रोसीड करता चला जा रहा है। प्रोसीडिंग का मतलब ये आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और हमेशा ये मूल बिंदु के सदैव आगे की ओर बढ़ता जाएगा, मतलब हमेशा उसके सापेक्ष ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसी नाते हमें बढ़ने के वजह से इसे हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर है फिक्स्ड जीरो। फिक्स्ड जीरो का मतलब कि जीरो मूल बिंदु से स्टार्ट होगा, और फ्लोटिंग का मतलब होता है बेटा 2 चीज़ होती है। फिक्स मतलब होता है, फिक्स मतलब जुड़ा, बदलने वाला नहीं। फ्लोट मतलब बदलाव हो सकता है। तो इसे कहते हैं फिक्स्ड जीरो में शून्य किसी भी मशीन टेबल में किसी एक स्थान पर नियत रहता है। फिक्स्ड जीरो में जो भी शून्य मतलब जहां से स्टार्टिंग पॉइंट होगा किसी भी मशीन टेबल में किसी स्थान पर नियत रहता है। दूसरा विकल्प मतलब फ्लोटिंग में शून्य की स्थिति को टेबल के किसी भी स्थान पर लिया जा सकता है। मतलब जब हम फिक्स्ड जीरो कर देंगे तो जो शून्य रहेगा हमारा इस स्थान पर फिक्स रहेगा कि इससे आगे वो नहीं बढ़ेगा। इसे हम ये पूरा डायग्राम हमारा फिक्स्ड जीरो का है। तो यहाँ पर हम इसको फिक्स कर दे रहे हैं और फिक्स करने के बाद इनके डायमेंशंस को हम मेजर कर रहे हैं इस मशीन टूल टेबल पर। ठीक, अब आप देखिए, एक
यहाँ पर अगर हम इसी को फ्लोटिंग टेबल है तो फ्लोट में यहाँ पर ये जीरो से नहीं, ये किसी भी बिंदु पर इसको स्थापित हम कर देंगे, चाहे इस बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर। लेकिन अगर फिक्स जीरो है तो उसको यहाँ जीरो से ही हम दिखाएंगे। अगर फ्लोटिंग रहेगा तो इस बिंदु से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इस बिंदु से भी और इस बिंदु से भी। तो ये 3 प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम एग्जाम में आते हैं जो कि पूछे जाते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। तो फिक्स जीरो का अगर और समझा दूं मैं कि फिक्स जीरो मीन्स कि उस पॉइंट पर वो एक पॉइंट शून्य मशीन टेबल के किसी एक स्थान पर वो निश्चित रहता है, फिक्स रहता है। और फ्लोटिंग में शून्य की जो स्थिति रहेगी वो टेबल के किसी भी स्थान पर, मतलब अगर टेबल ये है तो फिक्स जीरो में इस पॉइंट पर होगी, और फ्लोटिंग में इस स्थान पर भी हो सकती है, इस स्थान पर भी हो सकती है, इस स्थान पर भी हो सकती है, इस स्थान पर भी हो सकती है। ठीक, अब हम चलते हैं बेटा एनसी के चाल नियंत्रण विधियां। एनसी किस प्रकार से चलती है और उसके नियंत्रण की विधियां क्या क्या होती हैं, उन सब चीजों को हम अगर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहला है बिंदु से बिंदु, बिंदु से बिंदु। दूसरा है सीधा काट, फिर है कंटूर काट। तो बिंदु से बिंदु मीन्स पॉइंट टू पॉइंट, सीधा काट मीन्स स्ट्रेट कट, और कंटूर काट कंटूरिंग। तो एनसी के चाल नियंत्रण मतलब एनसी की जो वो गति रहेगी या नियंत्रित करने की क्रिया रहेगी वो 3 भागों से नियंत्रित है, बिंदु से बिंदु, सीधा काट और कंटूर कट। फिर सबसे पहले है बिंदु से बिंदु, इसे कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पीटीपी। इसे पीटीपी के नाम से भी जाना जाता है, मीन्स पीटीपी का फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट। फिर है टूल एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान पर किसी मार्ग या गति से क्रिया कर सकता है। मतलब जो टूल रहेगा वो एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान पर जाके क्रिया कर सकता है। लेकिन एक चीज पॉइंट और है, इस दौरान टूल कटिंग प्रक्रिया नहीं करता। भाई जब टूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो वो क्रिया करेगा, लेकिन वो कटिंग नहीं करेगा, कटिंग प्रक्रिया नहीं करेगा। मशीनों के बनावट को साधारण तथा सस्ता रखा जाता है इस बिंदु से बिंदु में। बिंदु से बिंदु मतलब यहाँ पे जो हम कार्य कर रहे हैं बिंदु से बिंदु का, देखिए एग्जांपल एक यहाँ पे एक फिगर बना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर एक वर्कपीस है। यहाँ पर एक मशीन स्टार्टिंग पॉइंट पे 4 प्रकार के होल्स यहाँ पे रखे गए हैं। तो यहाँ पे आप पॉइंट देख रहे हैं 1 2 3 4। तो हम बता चुके हैं कि यहाँ पे इसे हम लोग कहते हैं केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु 1, केंद्र बिंदु 2, केंद्र बिंदु 3, केंद्र बिंदु 4। तो यहाँ पर इसे हम लोग कहते हैं पॉइंट्स, और इन दो 1 से लेकर 2 के बीच में हम लोग कहते हैं पाथ। हम लोग जान भी रहे हैं, रोबोट की भाषा में हम लोग पढ़े थे, इसे हम लोग कहते थे लिंक, और इसे हम लोग कहते थे जॉइंट। तो ये पॉइंट टू पॉइंट एनसी मशीन का क्या है, एनसी मशीन के नियंत्रण की विधियां हैं। तो यहाँ पर हम 1 से 2, 2 से 3, 2 से 3, 3 से 4, फिर 4 से 1 पे। ये टूल का पाथ है, मतलब जो टूल मूव करेगा, पहले टूल 1 से स्टार्ट करेगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, फिर 4 से 1 पे जाएगा। तो ये टूल गति जो कर रहा है वो 1 से लेके 2 से फिर 3 से फिर 4 से गति करके फिर स्टेट पॉइंट पर आ जाएगा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका 0 मूल बिंदु से है, और ये इसकी जो गति रहेगी वो बिंदु से बिंदु मतलब 1 2 3 4 4 प्रकार के बिंदुओं को करके फिर ये उसकी प्रक्रिया को करेगा, कटिंग की प्रक्रिया। दूसरा है सीधा काट। अब हम आते हैं सीधा काट पे। आप देखिए इसमें कि इसमें टूल को किसी भी अक्ष के समांतर एक नियंत्रित गति में चलाया जाता है। देखिए यहाँ पर एक फिगर है, एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर। यहाँ पर एक वर्कपीस है, यहाँ पर टूल की जो गति होगी हमेशा वो अक्ष के समांतर होगी। मतलब इस एक्शन अक्ष के समांतर में, ये देखिए इधर जा रहा है तो ये एक्स एक्सिस पर, ये ऊपर जा रहा है तो वाई एक्सिस पर। तो टूल की जो गति हो रही है, मीन्स टूल की जो क्रिया होगी काटने की, वो दोनों गति में एक्स एक्सिस पर भी हो रही है और वाई एक्सिस पर भी हो रही है। इसमें कहीं भी बिंदु का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं इसमें टूल की किसी भी अक्ष के समांतर एक नियंत्रित गति में चलाया जाता है। टूल चल रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका यहाँ है, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट टूल यहाँ से निकला, ये चलता गया, और ये हमेशा देखिए अक्ष किस अक्ष पे जा रहा है, ये एक्स अक्ष के हमेशा समांतर है। फिर ऊपर चला गया तो ये वाई अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो हमेशा हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के काट में या इस एनसी मशीन के चाल की प्रक्रिया में टूल हमेशा अक्ष के समांतर ही गति करता है और क्रिया करता है। इसमें वक्राकार कटिंग नहीं की जा सकती। भाई इसमें वक्राकार हम कटिंग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमेशा अक्ष के समांतर ही गति करता है। ये अक्ष के समांतर गति करेगा तो सीधा काटेगा, वक्राकार कहीं नहीं काटेगा। इसी नाते इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट कट। जो भी टूल गति करके किसी भी चीज को काटेगा वो हमेशा अक्षों के समांतर ही काटेगा, और अक्षों के समांतर होने की या पैरेलल होने की वजह से हमेशा सीधा ही काटेगा, इसीलिए कहते हैं इसे सीधा काट। तो इसमें टूल को किसी भी अक्ष में समांतर एक नियमित गति में चलाया जाता है, जिससे कि वह नियमित गति में उसको काटता है और हमेशा सीधा ही काटता है।
आप देख रहे हैं ये मिलिंग कटर का एक फिगर बनाया गया है और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रखा गया है और स्टार्टिंग पॉइंट इसका इस पॉइंट से ये सीधे जाते हुए फिर आगे की ओर समांतर गति में कर रहा है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ये काटने की क्रिया कर रहा है, सीधा काट रहा है। फिर है कांटूर विधि। जब हम वक्राकार कटिंग नहीं कर सक पाए तो अब हम उसके लिए एक नई विधि बना दिए, कांटूर विधि। मतलब इसे कहते हैं काउंटौरिंग मेथड। यह सबसे जटिल तथा महंगा मेथड है। इसमें टूल की गति को एक से अधिक अक्षों के सापेक्ष नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे अक्ष जो बन रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको कर्व भी दिख रहा है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कर्व भी दिख रहा है, तो यहाँ पर एक्स उसके अक्ष में भी परिवर्तन हो रहा है। देखिए इसमें टूल की गति को एक से अधिक अक्षों के सापेक्ष नियंत्रित किया जा सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मिलिंग कटर रखा गया है, स्टार्टिंग पॉइंट मिलिंग कटर का यहाँ है। आप ये देखिए थोड़ा सा यहाँ आगे जाने पे ये यहाँ से टर्न कर गया। ये वर्कपीस क्या है, ये वर्कपीस है, टूल इसको काट रहा है, तो यहाँ पे सीधा गया और एक अक्ष पे गया, उसके बाद फिर यहाँ से टर्न हो गया, फिर यहाँ से फिर टर्न होकर फिर आगे आया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अक्ष के समांतर क्रिया नहीं कर रहा है, ये एक से अधिक अक्षों के सापेक्ष ये नियंत्रित गति कर रहा है, एक्स वाई और आगे के अक्षों में भी। तो इससे किसी भी प्रकार की आकृति, जैसे सीधा भी हम काट सकते हैं, वृत्ताकार भी काट सकते हैं, शंकु की आकृति भी बनाई जा सकती है। जैसे इस फिगर में आप देखिए, सिंपल सा फिगर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर है। यहाँ पर ये मिलिंग कटर से जो भी कटिंग टूल हमारा निकला, वो कटिंग टूल सीधे इसको काटता गया, तो ये तो इसके अक्ष के समांतर हो गया, अक्ष के एक्स अक्ष के समांतर यहाँ तक गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, तो आप देख रहे होंगे यहाँ टर्न कर गया, तो टर्न में गया तो ये वृत्ताकार आकृति बना ली। तो यहाँ पर ये अक्ष के फिर क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा आगे को वाई अक्ष पे बढ़ा, फिर वहीं से ये टर्न हो गया, तो ये दूसरे अक्ष में चला गया। तो हम कह सकते हैं कि एक अक्ष से ज्यादा, एक्स अक्ष भी, वाई अक्ष भी और इधर दूसरे अक्ष में भी। तो मतलब क्या कहते हैं, एक्स एक अक्ष से ज्यादा गति, एक अक्षों से ज्यादा गति में नियंत्रित करने की क्रिया हमेशा की जाती है कांटूर विधि में। तो हम 3 प्रकार की विधियां बेटा पढ़ लिए। पहली है बिंदु से बिंदु, हम बिंदु से बिंदु किसी वर्कपीस पर कटिंग टूल की सहायता से बिंदु से बिंदु के विधि का प्रयोग करके कटिंग करते हैं। दूसरा है सीधा काट, यह हमेशा सीधी दशा में कार्य करेगा, मतलब जो भी आपका टूल रहेगा हमेशा अक्षों के समांतर ही काटने की क्रिया करेगा। और तीसरा है कि कांटूर विधि में हमेशा जो भी टूल रहेगा वो एक से अधिक अक्षों के द्वारा अपनी गति को नियंत्रित करके किसी भी चीज को काटेगा। और इसमें हम वृत्ताकार भी काट सकते हैं, सीधा भी काट सकते हैं, शंकुनुमा भी काट सकते हैं। तो एग्जाम में बहुत आता है कि एनसी के चाल की नियंत्रण की विधियां क्या हैं। तो 3 प्रकार की विधियां होती हैं। सबसे पहले बिंदु से बिंदु, दूसरा है फिर आपका सापेक्ष से सीधा काट, और तीसरा है आपका कांटूर विधि। अब आते हैं एनसी मशीन का अर्थशास्त्र। मीन्स एनसी मशीन के अर्थशास्त्र का मतलब ये होगा कि एनसी मशीन को इकोनॉमिकली किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से उसका आर्थिक सहयोग रहता है हमारे ऊपर। नॉन प्रोडक्टिव टाइम में कमी, एनसी मशीन नॉन प्रोडक्टिव मीन्स प्रोडक्शन का टाइम मतलब नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उसमें भी हम कमी कर देंगे। मीन्स क्या है, उसमें कमी हो जाएगा कि हमारे पास उसमें कंज्यूम हो जाएगा कि डाटा, जो भी मशीन, जो भी उनका पावर सप्लाई रहेगा, जो भी उनसे चीज़ें आउटपुट निकलने वाली हैं, वो क्या है उसमें हम अपने पास सेव रखेंगे, उनको बार बार नहीं चलाएंगे। फिर जिग फिक्सचर में कमी, जिग फिक्सचर में कमी कर देंगे, जिससे कि हमें पैसे में बचत हो जाएगी। लीड समय में कमी, मतलब उसका जो भी समय है उसका बेकार नहीं जाएगा, उसका समय बेकार नहीं जाएगा, हमेशा यूजफुल समय के लिए उसको यूज किया जाएगा। फिर है अधिक उत्पादन क्षमता, मतलब एनसी मशीन का प्रयोग हमेशा अधिक उत्पादन क्षमता के लिए किया जाता है। फिर अधिक उत्पादन नम्यता, हमेशा इसकी नम्यता को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, अधिक उत्पादन नम्यता। फिर अधिक गुणवत्ता, मीन्स एनसी मशीन हमेशा गुणवत्ता के लिए प्रयोग की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अधिक उत्पादन क्षमता, अधिक नम्यता और अधिक गुणवत्ता के लिए एनसी मशीन हमारे लिए बहुत ही सुटेबल है। तो ये